मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगटै निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, ये प्रकरण हमारा चल रहा है। मूल विषय तो कर्म के उदय जनित जीव की क्या अवस्था होती है, ये प्रकरण चल रहा है। उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात चालू हुई है। ज्ञानावरण दर्शनावरण में भी सर्वप्रथम उन्होंने मति ज्ञान से प्रारंभ किया है। और मति ज्ञान से प्रारंभ किया है, उसके बाद श्रुति ज्ञान की बात करेंगे, फिर अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान की बात करेंगे, फिर दर्शनोपयोग की तरफ जाएंगे, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। इसमें एक बात कल भी अपन ने चर्चा की थी कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति ये बताई गई है, जबकि केवल ज्ञान अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, इनकी प्रवृत्ति मात्र बताई गई है। तो इससे ख्याल में आती है बात कि ये जो ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये बड़े ही पराधीन ज्ञान है। इनको किसी न किसी का आधार लेकर के, सहायता लेकर के प्रवृत्ति होती है उनकी, अन्यथा जानने में सक्षम नहीं होते हैं। बहुत सारी बातें, अगर मति ज्ञान आँखों के माध्यम से होना होगा तो सर्वप्रथम तो उस योग्य क्षयक्षम भी होना जरूरी है। क्षयक्षम होना जरूरी है, तदनुरूप इंद्रिया होनी जरूरी है। और इंद्रिया होगी, इंद्रिया भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो कल अपन ने देखा था ना, अगर इंद्रिया कमजोर हो तो कम ज्ञान होगा, अगर इंद्रिया नहीं हो तो ज्ञान ही नहीं होगा। ये सब बातें अपन ने देखी। अगर क्षयक्षम नहीं होगा तो तब भी ज्ञान नहीं होगा। क्षयक्षम है परंतु इंद्रिया में कुछ दिक्कत हो रही है, वैसे तो होगा नहीं, परंतु कह सकते हैं जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति है तो उसको तो कहा जाएगा कि भाई इसके अब कैसे गए, आंखों के माध्यम से उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इंद्रिया अन्यथा रूप परिणमित हो गई है, तो वहां पर ज्ञान नहीं हो रहा है। मतलब पराधीनता की गंध हमारे प्रत्येक एक्टिविटी में आती है। ज्ञान का क्षयक्षम, एक बात पूछना चाहता हूं, ज्ञान में क्षयक्षम होता है या नहीं होता है? मति ज्ञान का क्षयक्षम, श्रुति ज्ञान का क्षयक्षम जो अपन कहते हैं, ये क्या ये सही है ऐसा कहना? ज्ञान का क्षयक्षम, तेरे ज्ञान का क्षयक्षम बहुत अच्छा है, तेरे ज्ञान का क्षयक्षम बहुत खराब है, क्या ये कथनी सही है? तो नहीं तो क्यों, हाँ तो क्यों? करेक्ट कर शशि जी, आपकी ना आवाज थोड़ी मतलब बहुत ही कम आ रही है, तो वो थोड़ा उनका वॉल्यूम कम ही रहता है, मैंने देखा है। फिलहाल आपकी आवाज ही मतलब कम आ रही है। आवाज बहुत सॉफ्ट है लगता है, पतली आवाज है उनकी, बहुत कम आवाज आती है। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो आपने जोर से बोला। जोर से भी बोला प्लस इसको बिल्कुल पास में रखा। अच्छा ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्षयक्षम तो बाबा कर्मों में होता है, ज्ञान में कहेगा क्षयक्षम, ज्ञान में क्षयक्षम नहीं होता। तो बात ऐसी है, ये ज्ञानावरण का, हाँ ये जो आवरण बोलते हैं, हाँ आवरण है ना, आवरण बोलते हैं ना, ज्ञान पे आवरण है। हाँ, तो वो जो आप बोल रहे हैं अभी कर्मों की अपेक्षा से बोला जा रहा है, उघाड़ जो बोलते हैं। हाँ बराबर, कर्मों की अपेक्षा से बराबर, तो वो कर्मों की अपेक्षा होता है, यही कहना चाह रहे हैं।
पूछे हेलो, हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। नहीं मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे बोलते हैं ना ज्ञान का क्षय उपशम, हाँ तो ज्ञान तो आत्मा ही हो गई देखा जाए तो, बराबर। लेकिन क्षयक्षम आप बोल रहे हैं कि मतलब वो उघाड़ या क्षयक्षम जो बोल रहे हैं वो आप तो ये अभी बोला है कि कर्म के की अपेक्षा से बोल रहे हैं बराबर। भाई, ये ज्ञान की अपेक्षा की कर्मों की अपेक्षा, ये चीज क्लियर अभी आप जो कर रहे थे ना वो। आज मैं वही कह रहा हूँ। देखो कर्म क्षयक्षम होता है कर्मों में, ठीक है। तो ज्ञान का क्षयक्षम ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का और ज्ञान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयक्षम होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप में ज्ञान का भी उतना उगाड़ पाया जाएगा। अगर क्षयक्षम कम होगा तो उघाड़ भी कम पाया जाएगा। तो ऐसे ऐसे कहते हैं ना कि मान के चलिए मैंने किसी वस्तु को मिस्टर ए को दी, मिस्टर ए ने वो मिस्टर बी को दी, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दी, मतलब अल्टीमेटली मैंने ही सी को दी, ठीक है। उसी प्रकार हाँ क्षयक्षम होता है वो ज्ञानावरण कर्म में होता है। ज्ञानावरण कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध डायरेक्टली वो ज्ञान से कनेक्टेड है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो भी लगा लेना, और उसकी वजह से उतना उघाड़ भी उनका कम पाया जाता है। बस इसलिए कह देते हैं कि ज्ञान का क्षयक्षम, ठीक है। तुम्हारे ज्ञान का क्षयक्षम बहुत है, तुम्हारे ज्ञान का क्षयक्षम कम है, ये उपचार के कथन है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो क्षयक्षम यह कर्म की अवस्था है, ठीक है। चलिए, तो कल अपन ने कोई और प्रश्न है? हाँ इसमें ये लिखा ना आत्मा का ज्ञान मंद है। हाँ, कहाँ कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं आत्मा आप? का ज्ञान, हाँ कौन सी ज्ञान? अच्छा, आत्मा का ज्ञान मंद है, ठीक है, मिल गया। जो हाँ हाँ हाँ, तो ज्ञान आत्मा का तो कभी मंद नहीं होता ना शायद। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको कर्मों की अपेक्षा ही बात लेनी है। आत्मा का ज्ञान मंद है, और मैंने एक और बात कही थी कल, ये आपको पर्यायर्थिक नय की अपेक्षा लेना है। द्रव्यार्थिक नय से आपको यहाँ पर कथन नहीं करना, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय से कथन करेंगे तो ज्ञान तो सर्वज्ञ तो शक्ति वाला है, वो सब कुछ जानने की सामर्थ्य रखता है, परंतु यहाँ पर उस वर्तमान की जो विशिष्ट पर्याय है, वो पर्याय को ध्यान में रखते हुए कहा कि ज्ञान मंद है। समझ में आया? ठीक है, ओके, यस। तो जैसी पर्याय होगी उस अनुसार के, तो देखिए ना, ज्ञान विशेष है ये भी कैसे कहा? वो ज्ञान की वो पर्याय को देख करके कहा। ज्ञान की प्रवृत्ति किस प्रकार पाई जा रही है? मति ज्ञान बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसका क्षयक्षम कम। अब देखिए ये बात भी वैसी है जो अभी अपन ने क्षयक्षम में बात की, एक क्षयक्षम से बहुत इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। चलिए, आज हमें एक अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ना है, जहाँ पर मति ज्ञान की जो पराधीन प्रवृत्ति है वो पदार्थों के माध्यम से कैसे पाई जाती है, ये समझना है, ठीक है। कई सारे उदाहरण दिए यहाँ पर पंडित जी साहब ने। आप चाहे तो एक रोमन नंबर 2 लिख सकते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 ऐसे लिख करके भी अपना चार्ट बना सकते हैं। कल अपन ने चार्ट बनाया था, वो चाहे तो नंबर 1 डाल दीजिए, इंद्रिय और अनिंद्रिय का, ठीक है। उनका अभाव है तो ज्ञान नहीं होगा, उनका सद्भाव है, और अगर उस अनुसार इंद्रिया ही ना हो तो भी ज्ञान नहीं होगा, कमजोर हो तो कम ज्ञान होगा, ये सब अपन ने देखा था, बराबर। अब वो फर्स्ट पैराग्राफ के हिसाब से। अब सेकेंड पैराग्राफ का नंबर 2 डाल दीजिए, लिखिए पदार्थ, लिखिए पदार्थ। इसकी तरफ जाने से भी पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैनेतरों ने ज्ञान होना माना है, तो कैसे माना है? मतलब ज्ञान कैसे होता है ऐसा अन्य मतियों का कहना है। क्या क्या साधन लगते हैं? समवाय से होता है ऐसे बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, वो समवाय कंसेप्ट अलग है। जाती है तो ज्ञान ही हो जाता है, ऐसा जीव उत्पन्न हो जाता है ऐसा बोलते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, प्रकाश वो कहते हैं कि प्रकाश होता है तभी ज्ञान होता करेक्ट करेक्ट। प्रकाश हो, इंद्रिय प्रकाश और पदार्थ,
देखिए 3 बातें कहते हैं वे। ज्ञान कैसे होता है? एक इंद्रियां होनी चाहिए, एक प्रकाश होना चाहिए, और जिसको देखा जा रहा है ऐसा पदार्थ होना चाहिए। वे 3 वस्तुएं कहते हैं। अन्यमति 3 वस्तुओं के होने से ज्ञान होना मानते हैं, ठीक है। किंतु हाँ, ये मान्यता सही नहीं है। क्यों साहब, सही क्यों नहीं है? अभी इसका निराकरण करते हैं। प्रकाश ही चाहिए, ये किसने कहा? कितने भी निशाचर प्राणी ऐसे हैं जो रात में देखते हैं। निशाचर प्राणी तो रात में ही देखते हैं, जैसे उल्लू है रात में ही देखता है। बहुत सारे कुत्ते बिल्ली आदि भी है, अगर आप रात में देखेंगे तो उनकी आंखों में एक विशिष्ट चमक होती है, तो इससे ख्याल में आता है कि वे रात में ज़्यादा देख पाते हैं, ठीक है। तो निशाचर प्राणी रात में देख लेते हैं, मतलब प्रकाश का भी कोई रोल नहीं रहा। तुम जो कह रहे हो कि प्रकाश से ज्ञान होता है, तो अंधेरे में ज्ञान नहीं होता है क्या? अगर तुम ऐसा कहोगे तो अंधेरे में कुछ ज्ञान ही नहीं होना बनेगा, ठीक है। तो ये बात तो कट गई। पदार्थ होना ज़रूरी है। अब पदार्थ होना ज़रूरी है, ये तो अब कैसे कहे? ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो पदार्थ को जान ले। पदार्थ सामने हो तो ही मैं ज्ञान पदार्थ को जानूंगा, ये जरूरी नहीं है। फिर से वे क्या मानते हैं? पदार्थ सामने होना चाहिए तो हम उसका ज्ञान करेंगे। तो उसके लिए न्याय शास्त्रों में एक छंद आता है, बहुत सुंदर छंद आता है। क्या है वो? पिहिते पिहिते कारागारे तमसि च सूची मुखाग्र दुर्भेदे तमसि च निमिलित नयने तथापि कांताननम व्यक्तम। क्या कहा? बहुत सुंदर छंद है। क्या कहते हैं? पिहिते कारागारे, किसी कारावास में, कारागृह में, जेल में किसी को डाल दिया है, ठीक है। तमसि च, और एकदम पूरा अंधकार है, पूरा अंधकार। तमसि च सूची मुखाग्र दुर्भेद्य। सूची मुखाग्र दुर्भेद्य मतलब, सूची मतलब होती है सुई, सुई का अग्रभाग भी दिखने न पाए, इतना घना अंधकार है, ठीक है। तमसि च निमिलित नयन, और इतना ही नहीं, एक तो बाहर पूरा अंधकार है, मतलब जो जिस जेल में डाला गया वहां पर पूरा अंधकार है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सूरज की एक किरण भी नहीं आ रहा है। उसमें भी वो जो अपराधी है, कैदी है, उसने क्या किया है? आंखें बंद कर दिए। तमसि च निमिलित नयने, आंखें भी बंद कर दिए। तथापि कांताननम व्यक्तम, ऐसा होने के बावजूद भी वो अपनी पत्नी का चेहरा साफ साफ देख पाता है। ये क्यों? अरे वस्तु सामने होनी थोड़ी ना जरूरी है, अंधकार भी थोड़ी ना कोई आड़ंगा लाता है। वो ज्ञान का विषय बन गया तो उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है, बराबर। तो पदार्थ सामने होना भी जरूरी नहीं है। और जो अपना वर्तमान का प्रकरण चल रहा है कि इंद्रियां होनी चाहिए, भले आदमी अगर इंद्रियों का सहारा लेकर के ही जाना जाता तो सबसे बड़ी आपत्ति किन पर आती? सिद्ध ही क्यों, केवल ज्ञानियों पर आ जाती है। और केवल ज्ञानी भी बहुत दूर, जो अवधि मन, हालांकि अवधि मन पर ज्ञानी शायद अन्य मतियों ने माना है, नहीं माना है, अपन उस उलझन में नहीं जाना चाहते, परंतु केवल ज्ञान तो सभी जन मानते हैं कि सब भगवान कौन है? जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला सो सर्वज्ञ, सर्वज्ञत्व की स्वीकृति सभी ने की हुई, बराबर। तो सबसे बड़ी दिक्कत उन पर आती, क्यों? क्योंकि अगर वो इंद्रिय से जानने वाला होता तो उसमें और हमें फर्क क्या पड़ता? और सब कुछ के इंद्रियां, देखिए इंद्रियों की भी लिमिटेशन है। जब भी कोई जीव इंद्रियों के माध्यम से जानेगा उस पर लिमिटेशन आएगी, वो अनलिमिटेड जान ही नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, आप आंखों से देख रहे हैं, एकदम खुला मैदान आपको दिया है, एकदम खुला रेगिस्तान में मान के चलिए आपको छोड़ दिया है, ठीक है। मुझे बताइए, आप क्या एकदम एंड तक देख पाते हैं? आपको खुले रेगिस्तान में छोड़ दिया है और बीच में कोई अड़ंगा नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम समतल भूमि है, और आपको कहा है आगे देखो। आगे आपको क्या दिखाई देता है? एंड दिखाई देता है, उसका अंत दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। जितनी नजर जाती है किसी एक विशिष्ट अंतर तक ही हम देख पाते हैं, बराबर। अच्छा, सुनने के लिए भी बहुत लिमिटेशन है। जो साइंस के ज्ञाता है, डॉक्टर साहब शायद आप बेहतर बता पाएंगे, अन्य जन भी बता सकते हैं, हमारी सुनने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी के साउंड हम सुन पाते हैं?
भगवान तंत्र। साइंटिफिक आंसर दे पाएंगे? नहीं। हाँ, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज के एक मतलब साउंड को मेजर करने की एक यूनिट बताया गया है, हर्ट्ज। तो HERTZ, हर्ट्ज, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज की एक रेंज बताई है। अगर आवाज उसके बीच में आए तो ही मनुष्य उसको सुन पाता है, अगर उसके नीचे चली जाए तो भी नहीं सुन सकता, और उससे ऊपर चली जाए तब भी नहीं सुन पाता, ठीक है। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह कही जाती है, ये सब क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी के बाहर चली जाती है और हम उनको नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये भी पराधीनता है, किसी एक विशिष्ट स्तर की आवाज ही सुन पाते हैं, ये भी पराधीनता ही तो है। सूंघना भी कहाँ तक का सूंघ पाते हैं, कितना सूंघ पाते हैं? बहुत हो गया 100 फीट, शायद ज्यादा बोल गया, 100 फीट तक का जो अंतर है उतने तक का ही हम सूंघ पाते हैं, उसके बाहर अगर कुछ होगा तो नहीं सूंघ पाते हैं। चखना, अरे उसमें तो और भी दिक्कत वाली बात है, जितनी वस्तु आपके सामने हो बस उन्हीं को चख पाते हैं, बाकी वस्तुओं को चख पाते हैं क्या? नहीं चख पाते हैं। और स्पर्शन इंद्रिय को तो सबसे लिमिटेड है, सामने वस्तु को जाकर के आप छुओ तब जाकर के आपको ज्ञान होता है कि हाँ ये वस्तु का स्पर्श कैसा है, ठीक है। सुनना, देखना ये तो थोड़ा दूरी से ही समझ में आ सकता है, सूंघना भी थोड़ा दूरी से हो सकता है, चखना, स्पर्शन करना ये तो एकदम पास में जाकर के हो पाएगा। मतलब इंद्रियों के माध्यम से जानेंगे तो कितनी लिमिटेशन आएगी। जबकि अगर आप केवल ज्ञानी को कंपेयर करेंगे तो केवल ज्ञानी का कैसा है, केवल ज्ञानी बिना किसी अड़ंगे के जानते हैं। क्या वे प्रत्येक वस्तु देख पा रहे हैं? हाँ देख पा रहे हैं। क्या वे प्रत्येक आवाज को सुन पा रहे हैं? जी हाँ सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं मतलब उसका ज्ञान हो रहा है क्या? जी हाँ हो रहा है। सुनना मतलब उनका ज्ञान, उसका ज्ञान हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या प्रत्येक गंध का ज्ञान हो रहा है? प्रत्येक गंध का ज्ञान हो, प्रत्येक वस्तु की जो जो गंध है, गंध नामक पर्याय है, उसका ज्ञान हो रहा है। रसनेंद्रिय का ज्ञान हो रहा है क्या? जी हाँ, ये सामने जो मेरे वस्तु रखी है, मेरे सामने थाली में जो वस्तु रखी है उसका रस कैसा है, मीठा है, चरपरा है, तीखा है, खट्टा है, और कितने प्रमाण में, सब जानते हैं, सब जानते हैं। स्पर्शनेंद्रिय वो वस्तु का स्पर्श गुण की कैसी पर्याय है, हल्की है, भारी है, रूखी है, चिकनी है, ठंडी है, गर्म है, कठोर है, मुलायम है, कैसी है, ये भी जान लेते हैं। मतलब और केवल ज्ञानी तो कोई छूने के लिए गए नहीं है प्रत्येक वस्तु को, फिर भी जान लेते हैं। ये दर्शाता है कि हमारा ज्ञान बड़ा ही पराधीन है। एक सिंपल सा उदाहरण है, जब भी कोई व्यक्ति वॉकर लेकर के चलता है या व्हील चेयर पर चलता है, लाठी लेकर के चलता है, प्रश्न है मेरा, क्या वो व्यक्ति बड़ा स्वस्थ है या पराधीनता को महसूस करता है? बड़ी पराधीनता महसूस करता है। अच्छा, लाठी वगैरह ना भी हो, होता ना कभी कभी कोई कंधे का आधार दे करके चलता है, ये भी क्या है, पराधीनता। अब उस व्यक्ति को हटा, चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। मतलब जाहिर सी बात है, जब भी कभी सहारे की बात आ गई, हम किसी विषय का सहारा लेते हैं तो तुरंत वहां पर समझ लेना पराधीनता आ जाती है, और पराधीनता को मिटाने के लिए सहायता को भी छोड़ना पड़ेगा। जिन इंद्रियों के अवलंबन से ये मति ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है, तो वो मति ज्ञान को स्वसन्मुख करने पर ही वह स्वाधीन हो पाएगा। हालांकि मति ज्ञान तो ऐसे भी, अब क्या कहे, अगर बाहर के विषयों को जानना है तो उसको इंद्रिय और मन का ही अवलंबन लेना पड़ेगा, वो अन्य किसी जरिए से जान ही नहीं सकता है, ये कमी है इसकी, ठीक है। अन्य मतियों ने, अपन थोड़ी सी भूमिका की भी बात कर रहे हैं और कुछ नवीन बिंदुओं की भी चर्चा कर रहा हूं मैं। प्रकरण तो अपना आज का शायद थोड़ा फास्ट भी हो सकता है, देखते हैं, नवीन चर्चा है आपके लिए। हाँ, अन्य मतियों ने भी जितेंद्रिय की कल्पना की है। अन्य मतियों ने भी जितेंद्रिय की कल्पना की। जितेंद्रिय मतलब क्या? इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों को जीतने वाले, करेक्ट, इंद्रियों को जीतने वाले जिनेंद्र भगवान, उन्हें जितेंद्रिय कहते हैं, ठीक है। अब देखिए,
अन्य मतियों ने भी जितेंद्र की कल्पना की है, परंतु आप पाएंगे, प्रायः पाएंगे कि उन्होंने जो जितेंद्रिय की कल्पना की है वो सिर्फ इंद्रिय भोग के निषेध तक ही सीमित है। मतलब इंद्रियों का अवलंबन अगर तुम अपने भोग विलास और इंद्रिय तृप्ति आदि के लिए करते हो तो उसका उन्होंने निषेध किया है। ठीक है, तो देखिए ये बात तो अपन मानते हैं क्या नहीं मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, परंतु पूरे विश्व में जैन दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो इंद्रिय भोग के निषेध के साथ साथ इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है इसका भी निषेध करता है। भले आदमी वस्तु मेरी है, उसमें उसका काम करने के, मेरी वस्तु का काम मुझे करवाने के लिए मुझे किसी बाहर की आवश्यकता पड़ती है। एक बहुत सिंपल सी बात है, और मैं उदाहरण ये कहना चाहता हूँ। देखिए ज्ञान है, ज्ञान मेरी वस्तु है, तो मेरी वस्तु का काम करने के लिए मुझे किसी और की आवश्यकता चाहिए क्या? जब मेरे हाथ सशक्त है, जब किसी व्यक्ति का बाप जिंदा है तो किसी और के बाप की क्यों सहायता ले? बराबर है। देखिए मतलब बहुत ही मैंने वेग लैंग्वेज में कहा, परंतु है उदाहरण ऐसा है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आजकल हो क्या रहा है, फैक्ट है ये कि भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस हैं, उनमें टीचर्स तो बहुत है परंतु क्वालिटी टीचर्स बहुत कम है। टीचर्स बहुत है पर क्वालिटी टीचर्स जो अच्छे से पढ़ा पाए उनकी बहुत कमी है। तो इसके लिए हो क्या रहा है, फॉरेन से ट्यूटर मंगाया जा रहा है और भारतीयों को सिखाया जा रहा है। अब क्या देश में इतनी कमी है कि हमको बाहर से मंगवाना पड़े? मतलब ये तो पराधीनता हो गई। कितनी पराधीनता हो गई। और एक उदाहरण देना चाहूँगा, सीधा सा उदाहरण है। भारत में तेल उत्पन्न होता है क्या? तेल बनता है क्या? इतना तेल मतलब जो गाड़ी मोटर डीजल आदि का चलाते हैं, क्या वो तेल बनता है? पेट्रोल, क्रूड ऑयल नहीं होता है। वो कहाँ पर होता है? आखाती देश, जितने भी मिडल ईस्ट वाले हैं, अरब कंट्रीज, तो वहाँ पर तेल के कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, अगर वो अरब देश बंद कर दे, सप्लाई करना ही बंद कर दे, हम पराधीन है या नहीं है? बस जहाँ पर मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ, सहायता जहाँ पर भी आ गई वहाँ पर पराधीनता आ गई। जहाँ पर सहायता किसी की भी सहायता लेना खत्म, वहाँ पर पराधीनता भी खत्म। ठीक है, वहाँ पर स्वाधीनता, स्वतंत्रता आ जाती है। अब इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों की सहायता लेकर के ही मति ज्ञान को प्रवृत्त होना पड़ रहा है। मतलब शॉर्ट ये तो एक पराधीनता ही है, पराधीनता ही है। और ये कब तक चलेगी? ये कुल 12वें गुणस्थान तक चलेगी। फिर चाहे वो आपका गणधर भी क्यों ना हो, वो पराधीन ही कहा जाएगा मति ज्ञान की अपेक्षा, श्रुत ज्ञान की अपेक्षा। क्यों? इंद्रिय और मन के सहायता से ही वो जान पाएगा। बिना इंद्रिय मन के सहायता वो प्रवृत्ति नहीं ही कर पाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, अब आइए अपने बाकी ज्ञान भी होते हैं क्या? मति श्रुति रहते हैं गणधर को भी? और बाकी के 4 भी होता है, परंतु मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की अपेक्षा वो ज्ञान पराधीन ही कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए अपने पृष्ठ क्रमांक 33 पर। अगला पैराग्राफ अपन को पढ़ना है, मतलब वैसे सेकंड पैराग्राफ है। हाँ, तथा अब अपन पढ़ करके ही निकालेंगे। ठीक है, तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। क्या कह रहे हैं? अब ऊपर तक क्या बात की? ऊपर तक उन्होंने क्षयक्षम और इंद्रियों की बात की। अब यहाँ पर वे पदार्थ की भी बात करते हैं। पदार्थ की भी बात करते हैं, मतलब पराधीनता कैसे होती है पदार्थ के माध्यम से, ये भी बता रहे हैं। ठीक है, देखो उसका उदाहरण, जैसे नेत्रेंद्रिय को अंधकार के परमाणु, एक मिनट, बस इतना ही। जैसे नेत्रेंद्रिय को अंधकार के परमाणु, मतलब अंधेरा अगर हो जाए तो हम आपको दिखाई देता है क्या? अब आप ये मत कहना लाइट चला देंगे, हाँ बिजली लगा देंगे, ये मत कह देना। अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, तो क्या आप देख पाएंगे?
नहीं देख पाएंगे, बराबर है। तो कहते हैं देखो अंधकार के माध्यम से भी तुम्हारी पराधीनता पाई जाती है। ये पराधीनता कैसे, पराधीनता कैसे? अरे वही तो कह रहे हैं, ज्ञान होने के लिए किसी अंधकार और प्रकाश की थोड़ी ना आवश्यकता पड़ती है। केवली भगवान रात्रि के काल में भी सब कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? प्रत्यक्षवत जानते हैं या नहीं जानते? प्रत्यक्षवत जानते हैं, प्रत्यक्षवत जान लेते हैं। तो अगर उनका ज्ञान जान सकता है और हमारा ज्ञान नहीं जान सकता है, मतलब हमारा ज्ञान पराधीन हुआ, ठीक है। तो अंधकार की अपेक्षा बात की। और एक और तर्क, निशाचर प्राणी की अपनी बात हुई थी। निशाचर प्राणी रात्रि में जान पाते हैं, मतलब वे जान सकते हैं, तुम नहीं जान सकते, हो गई ना पराधीनता, ठीक है। तो अंधकार अगर हो तो ज्ञान नहीं होता, एक। दूसरा, पाषाण फूला आदि के परमाणु, पाषाण या फूला आदि आड़े आने पर तब भी ज्ञान नहीं होता। ये मतलब क्या? पाषाण या फूला आदि आड़े आ जाने पर का कण आ जाए तो आपके सामने, ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, पत्थर अगर सामने आ जाए तो कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। अरे पत्थर भी क्यों, एक कहावत आपने सुनी होगी, राई की ओट में, करेक्ट, राई की ओट में पहाड़। मतलब अगर राई को आप बराबर आपकी आंखों के सामने रखेंगे तो इतना बड़ा पहाड़ भी पूरा कवर हो जाता है। ये दिक्कत राई की नहीं है, दिक्कत हमारे ज्ञान की है कि हमें जानने के लिए आंखों का सहारा लेना पड़ रहा है। उस पहाड़ को जानने के लिए एक राई भी हमारे सामने आकर के ज्ञान में अवरोध उत्पन्न कर रही है। मतलब विचारणीय बात है, इतना पराधीन ज्ञान है। देखिए, और फूला फूला आ जाए, मतलब कल अपन ने मोतिया बिंदु का उदाहरण लिया था, एक प्रकार से वो फूला है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, कई बार आंखों को भी फोड़े फूंसी आ जाती है, वहां पर भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये क्या हो गया? फूला आ गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कहाँ गया? तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आ जाए तो हरित दिखता है, इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। सिंपल सी बात है, अगर लाल चश्मा पहनेंगे सब लाल दिखाई देगा, काला चश्मा पहनेंगे काला दिखाई देगा, ठीक है, और हरा चश्मा पहनेंगे तो हरा दिखाई देगा। मतलब ये पूरे, अब देखो ये उदाहरण कई जगह यूज किया जाता है। जैसे कोई काला चश्मा पहनकर कहे कि ये दुनिया काली है, ये उदाहरण आपको मिथ्यात्व में भी मैंने दिया था, आपको याद आ रहा होगा। प्रवेशिका में जब अपनी मिथ्यात्व के संदर्भ में चर्चा हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये उदाहरण दिया है कि काला चश्मा पहन करके कोई यदि ये कहे कि दुनिया काली है, तो उसके कहने से तो दुनिया काली नहीं हो जाती है ना। अब उससे एक और सिद्धांत अभी घटित कर सकते हैं, ये तो तुम्हारा ज्ञान कमजोर है कि सामने जैसी वस्तु आएगी तुम उस प्रकार ही जानना प्रारंभ कर लोगे। कितने जनों ने शायद पता नहीं, मेटावर्स नाम का एक कंसेप्ट कुछ आया है अभी, मेटावर्स के बारे में कितने जनों ने सुना है? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है। उसमें होता क्या है, आंखों के ऊपर कुछ एक मशीन लगाई जाती है और उसके माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि आप क्रिकेट की मैच ही खेल रहे हैं। मान के चलिए कुछ उसमें कुछ ग्राफिक्स वगैरह डाले जाते हैं जिसके माध्यम से सामने जो वो चश्मा पहन रहा है उसको लग रहा है कि मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ। तो कुछ है वैसा, मेटावर्स का कुछ कंसेप्ट है, एनिमेशन वगैरह वैसे समझिए, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, उसमें बहुत कुछ डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें होता क्या है, सामने वो कुछ चश्मा लगाया जाता है और वो एक डिवाइस लगाया जाता है, उसके माध्यम से वो जैसे जैसे दिखता है, वो जैसे जैसे डिस्प्ले करता है वैसे वैसे ही जानना पड़ता है, ठीक है। मतलब हरा लाल कांच आदि आने पर अन्यथा दिखाई देता है। एक प्रयोग हुआ था राजस्थान में या हरियाणा में कहीं तो भी एक प्रयोग हुआ था। फैक्ट है ये कि जो कमर्शियल माइंडसेट वाले होते हैं उन्होंने क्या किया, अब वे तो कुछ देखते हैं नहीं, भावनाओं की तो उनकी कुछ बात होती है नहीं, वो तो कमर्शियल माइंडसेट वाले हो, तो उन्हें क्या किया, एक भैंस वाला था, उसने देखा कि आज गाय ने 10 लीटर दूध दिया। उसने क्या किया, अगले दिन
सभी भैंसों की आंखों पर दूध निकालते टाइम एक हरी पट्टी बांध दी, सबकी आंखों पर हरी पट्टी बांध दी। अब उससे क्या होगा, भैंस को सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा, अब लोग घास भी है वो भी हरी हरी दिखाई देगी। और उसने पाया कि अगले दिन भैंस ने 10 की जगह 15 लीटर दूध दिया है। और ये फैक्ट है, ये प्रयोग हुआ है, होता है ऐसा। मतलब देखिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है, हमारी पराधीनता इतनी पाई जाती है। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ को स्फटिक मणि का भी आता है ना एक। हाँ बराबर, स्फटिक मणि अगर आप तमाल पत्र रखेंगे तो उसके एक अंश पर भी अगर आप रखेंगे तो पूरा तमाल पत्र पूरी स्फटिक मणि काली हो जाती है। बराबर, अगर आप रक्त पुष्प रखेंगे तो पूरा स्फटिक मणि लाल लाल हो जाता है। किसी भी कोने में भी रखने से हो जाता होगा क्या पूरा ले लेता है, ऐसा है क्या? कहीं भी वो रखेंगे स्फटिक मणि के किसी भी कोने में तो पूरा स्फटिक मणि टर्न दैट कलर, ऐसा बोल रहे हैं? यस यस। अच्छा, ये जो एक आया है ना मूला आदि, हाँ मुझे लग रहा है इसमें ऐसा मैंने एक तो पेशेंट मेरे केम अक्रॉस, जैसे किसी को बी स्टिंग हो गया आंख के आसपास, क्या क्या हो गया, पूरा चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है, बी स्टिंग होता है ना। ओके राइट। वो उसको जैसी वो स्टिंग करती है हाँ वो आंखों के चारों तरफ पूरा स्वेलिंग हो जाती है, दे आर अनेबल टू ओपन देयर आई। एग्जैक्टली, आई थिंक उससे कंसर्न तो नहीं हो, पूरे से यही मतलब दैट कैन बी वन पार्ट, वो हो सकता है, वो भी एक हो सकता है, वो भी एक पॉइंट बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट। और जब भी मधुमक्खी काटती है, जो बी स्टिंग हम जो कहते हैं, मधुमक्खी ने काटा तो वहाँ पर पूरा फूलने लगता है, वहाँ पर मधुमक्खी ने काटा तो वहाँ पर पूरी स्वेलिंग आएगी। बराबर, अब आँखों के वहाँ पर काटा है तो आँखों के वहाँ पर स्वेलिंग आएगी और वो कुछ देख नहीं पाता है, कुछ भी देख नहीं पाता है, जो कुछ भी है। पूरे लिड्स, हाँ लिड्स ना क्लोज हो जाती है। राइट राइट। और अपन कहते हैं ना कभी आँख आ गई है, सामने वाले को आँख आ गई है, आँख आ गई है मतलब क्या, आँख आ गई है मतलब क्या, इससे मतलब वो तो रेडनेस होता है ना, कंजक्टिवाइटिस, वो अलग चीज है। हाँ रेडनेस होता है ना, वायरल इंफेक्शन, अच्छा वो लाली बोलते हैं ना, लाल हो गया, हाँ हाँ हाईली इंफेक्शियस रहता है वो, ओके वो अलग चीज है। फूले से यहाँ मतलब वो होगा मेरे ख्याल से, बराबर, फिर वो हो सकता है, इसके चारों तरफ राइट, करेक्ट करेक्ट, गुड पॉइंट, अच्छा था ये। ओके, तो अब देखिए, लाल हरे की बात की, अब यहाँ पे थोड़ी दूरबीन चश्मे की बात करते हैं। आपने थोड़ा नोटिस किया क्या, पंडित जी साहब चश्मे का बराबर उदाहरण दिए जा रहे हैं, ऊपर के पैराग्राफ में भी उदाहरण दिया था, यहाँ पर भी चश्मे का उदाहरण दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं पंडित टोडरमल जी स्वयं को चश्मा लगा हुआ था? कितने जनों को फैक्ट पता है टोडरमल जी को चश्मा था? फोटो वो एक बार संजीव जी गोदार जी ने वहाँ मंदिर का वो दिखाया था, बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, उनकी किताबें, चश्मा, ये सब पेन वगैरह। हाँ राइट राइट। तो मतलब आपको पता है, तो वहाँ का जो मंदिर है, उस मंदिर में सारी उनकी क्या कहते हैं पुरानी यादें भी क्या कहे, उनकी सारी वस्तुओं को एक संभाल करके रखा है और सब दिखाया, वहाँ पर ग्रंथ क्या है, वहाँ पर उनकी कलम कौन सी थी और उनका चश्मा क्या कौन सा था, ये सब है वहाँ पर। और देखिए ना, पंडित टोडरमल जी को स्वयं को चश्मा था, इसके ऊपर से वे स्वयं अनुभव कर रहे होंगे कि कितनी पराधीनता है, चश्मा नहीं पहनूंगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा, चश्मा पहनूंगा तो ही दिखाई। सबसे पहले तो इंद्रियों की पराधीनता, उसके ऊपर इंद्रियां कमजोर हुई तो फिर चश्मा एक और चढ़ा, और पराधीनता। मतलब देखिए, वे स्वयं पराधीनता को इतना महसूस कर रहे थे, इसलिए ऊपर भी चश्मे की 2-3 दफा बात की, यहाँ पर फिर से चश्मे की बात आ गई। पढ़ते हैं, तथा दूरबीन चश्मा, एसी गाड़ी एसी में से निकलते ना, कुछ नहीं दिखता, चश्मे पे सारा फॉग ऐसे हो जाता है। हाँ वैसा भी कई बार होता है। हाँ, चश्मे पर हाँ बराबर, एसी से बाहर निकले तो वो करेक्ट, वो भी होता है। मैं कार के विंड
लेकिन स्क्रीन पे भी तो आ जाता है फॉग राइट का, वो तो वैसे भी, यस वो तो वैसे भी हो जाता है। कभी थोड़ी एक्सेसिव स्टीम हीट लग जाए तब भी होता है, तब ठीक है। तो कंडेंसेशन होने के बाद वो पूरा ऐसा पानी पानी हो जाता है, कभी ये थोड़ा फॉग हो जाता है, तो वो भी हो जाता है। तो देखिए, तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है। किसी को चश्मा लगा है, अब चश्मा हटाओ जरा, नहीं देख सकता, चश्मा लगाओ, ये बराबर दिखने लग गया उसको, ठीक है। प्रकाश, जल, हिलवी कांच इत्यादि परमाणु आड़े आए तो भी जैसे का तैसा दिखता है। अब देखो, हिलवी कांच क्या है? हिलवी कांच कोई जानता है? हिलवी मैग्नीफाइंग ग्लास को बोलेंगे क्या? नहीं, हिलवी कांच मतलब जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है, जैसे आपने देखा हो ना, कई बड़ी बड़ी कंपनियों की जो इमारतें होती है एकदम ट्रांसपेरेंट वाली होती है, तो एक प्रकार से वो कह सकते हैं कि वो हिलवी कांच की बनी हुई है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस। चलिए, तो हिलवी कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आए तो भी जैसे का तैसा दिखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथासंभव जानना मंत्रादिक के प्रयोग से अथवा मदिरा पानादिक से, ये अगला पॉइंट, हाँ, मंत्रादिक के प्रयोग से, मदिरा पान से, भूतादि के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जान। एक ठीक है, ये तो मान लिया कि मदिरा पान से आदमी की सटक जाती है, उसको अपना घर क्या दूसरे का घर क्या यही पता नहीं चलता, तो ज्ञान के ऊपर आवरण आ जाती है, तो मान लिया, ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। यहाँ पर किसी ने शराब पी और वो पूरा उसका ज्ञान ही खत्म हो जाता है, वो भान ही नहीं रहता है कि मेरा घर कौन सा, दूसरे का घर कौन सा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मंत्र के माध्यम से सामने वाले की पूरी विद्या ही छीन ली? क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मंत्र के माध्यम से उसको सारी विद्या दे दी? ऐसा भी हो सकता है, उसको ज्ञान दे दिया। कोई उदाहरण है आपके ज्ञान में? ऐसे नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सहज मैं पूछ रहा हूँ। ये हमारे मंदिर में एक्चुअल में हुआ है, 2-3 लेडीज थी, हाँ। और अलग अलग दिन में हुआ, उनको पता नहीं किसी ने क्या बोला, हिप्नोटाइज कैसे किया, हाँ। तो उन्होंने खुद ही चूड़ियां और चेन वगैरह उतार कर उसको दे दी, फिर थोड़े देर बाद उनको होश आया कि ये कहाँ गई हमारी चीज। अरे बाप रे। हाँ, मतलब हाँ, मंत्र आदि के माध्यम से सामने वाले को सम्मोहित कर दिया जाता है। यहाँ पर तो एक और विशेष बात कही जा रही है, कहते हैं किसी ने मंत्र कुछ उच्चारण किया, सामने वाले को विद्या बहुत सारी मिल गई, ऐसा भी होता है। एक इतिहास की घटना आती है कालिदास के संदर्भ में। ऐसा कहते हैं कि कालिदास को काली देवी प्रसन्न हो गई थी और उसके बाद उसको संस्कृत का पारगामी ही बना दिया, ऐसा हो गया था। पहले तो अंगूठा छाप था, उसको कुछ ही ज्ञान नहीं था, इतना भी ज्ञान नहीं था कि जिस टहनी को तोड़ रहा है उसकी उल्टी दिशा पर बैठा है और उस फिर टहनी को तोड़ रहा है, मतलब टहनी टूटेगी तो खुद भी गिर जाएगा, ये उसको इतना भी भान नहीं था। और ऐसे व्यक्ति को संस्कृत का एकदम उद्भट विद्वान बना दिया। ये क्या है? मतलब मंत्र आदि के माध्यम से ऐसे कहते हैं कि उसको इतना ज्ञान मिला था। और भूतादि के निमित्त से ये भी एक पॉइंट है, किसी के ऊपर अगर भूत चढ़ गया हो तो उसकी विद्या हर भी सकता है और उसको विद्या दे भी सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें ऐसे लोक में प्रायः पाया जाता है। आपने भी कई बार ऐसा देखा भी होगा, किसी को अगर भूत चढ़ जाए या कुछ हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है उस व्यक्ति के साथ में, ठीक है। चलिए, सुनने में पुलिस घटना, और इससे होता क्या है कि नहीं जानना, एक थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। देखो, मदिरा पान से आप कह सकते हैं कि अन्यथा जानना होता है, नहीं जानना ये भी हो सकता है। मंत्रादि के प्रयोग से नहीं जानना ये हो सकता है कि विद्या ही अगर हर ली तो क्या करेगा, और भूत आदि के माध्यम से भी नहीं जानने पाया जा सकता है। चाहे तो आप इसमें ये भी जोड़ सकते हैं,
अधिक जानना, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? अगर किसी ने विद्या आपको दे दी तो ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़्यादा भी जानने लग जाता है। मतलब विचार कीजिए कि कैसा ज्ञान है जिसमें बार बार निरंतर लगातार फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, एक स्टेबल है ही नहीं वो ज्ञान। केवल ज्ञान जिस प्रकार स्टेबल है वैसा स्टेबल है ही नहीं है मति ज्ञान, निरंतर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है। ठीक है, तो यही मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति है। और भी चर्चा करेंगे पंडित साहब, और भी कई बिंदुओं के माध्यम से ये सिद्ध जरूर करेंगे कि मति ज्ञान कैसे पराधीन है। ठीक है, अभी मुझे लगता है अपन रुक जाएंगे, अपना समय भी हो गया है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बोला अभी के परमाणु, हाँ मुझे डाउट हो रहा है, परमाणु मतलब कोई उद्गल की चीज आ रही है। हाँ बराबर, ये तो क्या बॉडी की रिएक्शन होती है अराउंड द आईज। तो परमाणु आएंगे तो ही तो होगा। मुझे बताइए, परमाणु आएंगे तो ही तभी तो होगा ना वो। अब ये मेरे को क्योंकि ये इंटरनल होता है ना, लिड फूल जाते हैं, तो वो तो अंदर से हो रहा है। ये परमाणु का बोल रहा है, इसलिए आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नहीं, बोला जो है कुछ डाउट हो रहा है। मुझे बताइए, वहां पर जो ऐसी स्वेलिंग दिखाई दे रही है वो कैसे हो रहा है? वो परमाणु ही तो ग्रहण किए हैं। तो परमाणुओं की भी बात है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, परमाणुओं की बात आ जाएगी। और बॉडी का रिएक्शन भी क्या है? वो परमाणुओं का ही तो पूरा रिएक्शन है। ठीक है, चलिए रुकते हैं।